हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का डे नंबर 22 है। इससे पहले हम 21 सेशन कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दे दिया है। वहाँ से आप चाहे तो क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपका कोई छूट गया है या फिर किसी का रिवीजन करना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, रीजनिंग की क्लासेस थी 7 बजे। आज हमारी क्या टॉपिक पढ़ा था हमने? क्लॉक पढ़ा था, जिसका बहुत बेसिक आज जितने भी थे सारा कंप्लीट कर दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ उस क्लास को आपने देखा होगा और आगे भी प्लेलिस्ट बना दिया हो, उसका भी, रीजनिंग का भी और जीके का भी। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बुक बताया था, एग्ज़ाम अग्रवाल का एग्ज़ाम कार्ड का था, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का। वहाँ से आप प्रैक्टिस बुक भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस ये था 20 सॉल्व पेपर का था और एक चैप्टर वाइज का था। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं अगर आपको बेस्ट लगे। उसका प्रैक्टिस है जो दोस्तों मैं अपने ग्रुप में वगैरह में उसी का प्रैक्टिस सेट देता हूँ। काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कौन सा प्रैक्टिस सेट दिए थे हो सर आप, तो मैं बता दूँ आप सभी को कि मैं कौन सा देता हूँ। एग्ज़ाम कार्ड का था, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का, वो पब्लिकेशन का वो बुक था, बेस्ट बुक था, मैंने देखा है, एरर फ्री बुक है, अच्छा बुक है, आप ले सकते हैं। वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज हो जाएगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही मैं अपने अन्य चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अदर प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप चाहे तो क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे जीके का सीरीज है 40 आउट ऑफ 40 टारगेट का, डेली रात को 9 बजे हमारी क्लासेस होती है और रीजनिंग की क्लासेस डेली 7 बजे होती है। तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, जैसा कि हम सभी क्लास में आपको देते हैं क्वेश्चन फॉर यू का एक, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और आपको ये बता दूं, इसका जो कमेंट करोगे दोस्तों वीडियो एंड होने के बाद, बिकॉज अभी जो आप कमेंट करोगे उसका आंसर जो है दोस्तों, सॉरी, कमेंट जो है रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब आप वीडियो के बाद करोगे, एंड होने के बाद, वो कमेंट रहेगा लॉन्ग टाइम तक। तो मैं अगर देख पाऊंगा, मैं जब भी देखूंगा, तो जिसका भी आंसर राइट होगा तो मैं उसको हट दे दूंगा। आप समझ जाइएगा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। और एक चीज़ और, आप जब इस क्वेश्चन फॉर यू का आंसर करोगे तो पूरा नाम लिखोगे। अगर आपका आंसर है जापान तो जापान लिखना, अगर आपका आंसर है नॉर्वे तो नॉर्वे लिखना। जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन मत लिखना, ABCD करके मत लिखना, क्योंकि इससे पता नहीं चलता है कि आपका जो आंसर है क्वेश्चन फॉर यू के लिए है या फिर किसी अदर क्वेश्चन का है। तो अगर आप क्वेश्चन फॉर यू का आंसर करते हो तो पूरा नाम लिखना जो आपका आंसर है। तो वीडियो के एंड के बाद आप सभी कमेंट करोगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप कमेंट जरूर करोगे। जिसका भी आंसर राइट होगा मैं उनको हट दे दूंगा, आप समझ जाइएगा। तो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने, JP कृपलानी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष। देखो क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किया था डॉक्टर रास बिहारी घोष। और यह कब हुआ था? 1907 में हुआ था। क्यों हुआ था? सवाल ये उठता है कि सूरत का अधिवेशन जो हुआ था, वो अधिवेशन में क्या हुआ था? लड़ाई टाइप का हो गया था, कह सकते हैं विवाद उत्पन्न हो गया था। और वो विवाद क्यों हो गया था? दो दल थे इसके, एक था उग्रवादी दल और एक था उदारवादी दल। दो दल में बट गया था ये कांग्रेस। तो उग्रवादी के जो लोग थे वो लाला लाजपत राय को चाहते थे अध्यक्ष बनाना, जबकि उदारवादी के पक्ष के जो लोग थे, उदारवादी साइड के जो लोग थे, सपोर्टर्स थे, वो रास बिहारी बोस जी को चाहते थे बनाना। उग्रवादी टाइप साइड के लोग लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और उदारवादी साइड के जो लोग थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इससे पहले ये जो दोस्तों विवाद उत्पन्न हो गया था वो 1905 में ही हो गया था। 1905 में दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। बनारस में ये अध्यक्ष हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसके अध्यक्ष किया था। 1905 अधिवेशन का कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। इसी अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी में मतभेद पैदा हो गया था, जिसके चलते 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था वहां से दो दल में बट गया और वहां पे जो मुश्किलें थी ज़्यादा हो गई। दोनों दल का क्या अपना अपना ओपिनियन था और अपने अपने सपोर्टर्स थे,
जैसे आज कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, सेम चीज वहां पे हो गया था। दो दल में बट गए थे, उग्रवादी और उदारवादी। उग्रवादी दल के नेता क्या चाहते थे, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और उदारवादी साइड के जो लोग थे, सपोर्टर्स थे, वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। देखो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उसके कुछ कारण थे। कुछ कारण महत्वपूर्ण क्या थे, एक तो उदारवादियों के रास बिहारी बोस तथा उग्रवादियों के लाला लाजपत राय थे, और अंततः रास बिहारी अध्यक्ष बने थे। अंततः रास बिहारी घोष जो हैं इनको अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा कारण था बंगाल विभाजन था, जिसमें उग्रवादी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता था। बंगाल विभाजन था दूसरा कारण। तीसरा था 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया, जिसका विरोध उग्रवादियों ने किया था। 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया था, जिसका विरोध किसने किया था, उग्रवादियों ने किया था। और चौथा कारण था आम लोगों में मतभेद पैदा होना। आम लोगों में मतभेद पैदा होना, इस वजह से सूरत अधिवेशन में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था, वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया था। तो याद रखना, इतनी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ आएगी। दूसरा प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, 1512 ईस्वी में, 1526 में, 1564 में, या फिर 1546 या फिर 1564 में। तो अकबर ने जजिया कर को दोस्तों 1564 ईस्वी में ख़त्म किया था। तो 1564 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में ख़त्म किया था। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था। भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था। फ्रांसिस्को था, अल्बुकर्क था, संत जेवियर था, या फिर नीनो डी कुहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसिस्को। भारत में पुर्तगालियों बस्तियों का जो पहला गवर्नर था वो कौन था, फ्रांसिस्को था। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था। जार निकोलस था, जार निकोलस 3 था, जार निकोलस 2 था, या फिर बिस्मार्क था। तो इसका करेक्ट आंसर है निकोलस सेकंड। करेक्ट आंसर है इसका निकोलस सेकंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1 नहीं है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इसको 1 मत समझना। फर्स्ट है ये थर्ड है, और ये सेकंड है। निकोलस सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था, निकोलस सेकंड था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ था, या फिर कह सकते हैं लीग ऑफ नेशंस को संवैधानिक रूप से कब लागू किया गया था या लागू हुआ था। तो 15 जनवरी 1922 को हुआ था, 10 जनवरी 1920 को हुआ था, 5 जनवरी 1991 को हुआ था, या फिर 20 जनवरी 1921 को हुआ था। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म हुआ था। ये चीज़ें याद रखना। छठा प्रश्न है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। यूरेनियम को कहा जाता है, सिल्वर को कहा जाता है, सोडियम को कहा जाता है, या फिर नमक को कहा जाता है। तो श्वेत कोयला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए है, और इसका ये मार्क कर रहा हूँ मैं स्टार, एग्जाम में पूछा जाता है। श्वेत कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, यूरेनियम को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने जो हमारी शुरू के क्लासेस देखी होगी अब तक, तो अगर आपने शुरुआत की क्लास देखी होगी जीके की, तो मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। ये इस वाले पे मैंने सब बताया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, सब कुछ मैंने बताया था। तो अगर आपको होगा तो आप आराम से इसको याद रखोगे। देखो भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है,
देहरादून में है या फिर हरिद्वार में है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में है। मैंने कई बार बोला है, चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है और पेट्रोलियम अनुसंधान भी कहाँ पे है? देहरादून में है। याद रखना इतनी चीज़ें। अगर ये बात आई है तो मैं और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। नारियल अनुसंधान कहाँ पे था दोस्तों? कासरगोड में था। नारियल अनुसंधान कासरगोड में था। चमड़ा उद्योग संस्थान कहाँ था? चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ था? चेन्नई। मैंने आपको बताया था, याद रखना, सी से चमड़ा, सी से चेन्नई, इस तरह से आप आराम से याद रखोगे। चावल अनुसंधान कहाँ था? कटक। चावल अनुसंधान कटक में था। आलू अनुसंधान शिमला। एक बार फिर से आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। आलू अनुसंधान शिमला था। दाल अनुसंधान या फिर कह सकते हैं दलहन अनुसंधान कानपुर। मैंने कहा था, एक ट्रिक बताया था, अभी बताता हूं दोबारा। कानपुर। दाल कहाँ पे? चीनी अनुसंधान, ये भी कानपुर में है। तो मैंने कहा था, याद रखना, दाल चीनी, याद रखना, दाल चीनी से कानपुर। दलहन अनुसंधान पूछे या फिर चीनी अनुसंधान पूछे, करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? कानपुर में है। याद रहेगा। अगर बात करें वहीं पे गन्ना अनुसंधान, तो गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में है। तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे है? राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है। याद रहेगा। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद, ठीक है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता में है। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, ये भी कोलकाता में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये भी कहाँ पे है? कोलकाता में है। दोस्तों याद रखना ये चीजें। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? देहरादून में है। लेकिन आपसे पूछे भारतीय पुरातात्विक, देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूं, जो कंफ्यूजन वाला चीज है उसको लिख के बताता हूं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ये कहां पे है? कोलकाता में है। और भारतीय सर्वेक्षण अगर पूछे तो देहरादून होगा। लेकिन अगर याद रखना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण पूछे तो इसका आंसर कोलकाता हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आप याद रखोगे। यहां से आपके देखो एक प्रश्न है, इसके साथ में मैंने 10 चीजें बता दिया। तो क्या आपको लगता है यहां से कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो छूटेगा? नहीं छूटेगा, डेफिनेटली नहीं छूटेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें कवर कर दिया जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है, 10 जून को मनाया जाता है या फिर 22 अप्रैल को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है क्या? फिटकरी में रखा जाता है क्या? मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्या? या फिर नाइट्रोजन के घोल में रखा जाता है? तो सोडियम को बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों, किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में या फिर बोल सकते हो केरोसिन में। सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखते हैं या फिर कह सकते हैं केरोसिन में। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी क्लास में पढ़ाया जाता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? तो इसका क्या है? ऑप्शन ए है ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी है टाइट्रियम, ऑप्शन सी है कार्बाइड एंड ऑप्शन डी है फिनॉल। तो हाइड्रोजन का जो दोस्तों आइसोटोप है वो क्या है? ड्यूटेरियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? ड्यूटेरियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11वां प्रश्न है, किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? हीरा का, सोना का, चांदी का नहीं होता या फिर तांबा का? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों सोना। सोना का दोस्तों कभी भी संक्षारण नहीं होता है, यानी इस पर जंग नहीं लगता, कह सकते हैं। सोना पर कभी भी जंग नहीं लगता है। आपने देखा होगा अदर चीज़ जो मेटल्स होते हैं, लोहा वगैरह होता है, उस पर जंग लग जाता है काफ़ी टाइम रखा रहे तो, लेकिन सोना ऐसा है कि इस पर कभी इसका संक्षारण नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? 12वां प्रश्न है, अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय
बहुकोशिकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रहे होंगे, सीखने को मिल रहा। अगर अच्छी लगी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक इतना कम है, सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें ताकि वीडियो के बनाने का थोड़ा सा हमें एनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? नर मनुष्य में कौन सा लिंगी गुणसूत्र होता है? XX होता है, 2 लिंग सूत्र, या फिर XYY होता है, या फिर XY होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मेल होते हैं, मेल में जो कौन सा गुणसूत्र होता है XY होता है और फीमेल में कौन सा होता है XX होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण भी किस पे डिपेंड करता है? उसके फादर पे करता है, यानी कि पिता पे करता है कि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगा, क्योंकि उसके पास X और Y 2 हैं, 2 लिंग गुणसूत्र हैं X और Y का, लेकिन फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा है XX ही होता है। तो इसी वजह से बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पे डिपेंड करता है? फादर के गुणसूत्र पे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? थीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, कुनैन पाया जाता है, या फिर दरफीन पाया जाता है? तो अफीम में दोस्तों याद रखना क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफीम में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? इन्यूट है, रेड इंडियन है, एस्किमो है, या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी है इन्यूट वहीं के मूल निवासी हैं। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के। एस्किमो कहाँ के मूल निवासी हैं? तो उत्तरी अमेरिका के ही हैं एस्किमो। ये थोड़ा देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, एस्किमो, ये भी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे, ये तीनों नहीं हो सकता तीनों भी दे दे, लेकिन एक ऑप्शन देके पूछता है कि उत्तरी अमेरिका के, या फिर ये आपका नाम देके बोल देगा कि बताइए एस्किमो कहाँ के मूल निवासी है। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, उस हिसाब से आपको आंसर करना रहेगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16 नंबर का प्रश्न है, समान लवणता को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, आइसोहेल कहते हैं, या फिर आइसोथर्म कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोबार किसको कहते हैं? आइसोबार समान दाब के लिए, समान दाब के लिए किसका यूज होता है? आइसोबार कहते हैं समान दाब को। और आइसोथर्म किसको होता है? समान ताप को। समान ताप को किसके द्वारा कहा जाता है? आइसोथर्म। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, या फिर अक्षांश रेखा गुजरती है? तो करेक्ट आंसर है इसका कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है 8 राज्यों का? राम जी के 6 मित्र, 6 नहीं 8 था ऐसे कुछ, या फिर राम जी गमछा झाड़ ऐसे करके कुछ ट्रिक है, तो उससे भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वें नंबर का, संविधान सभा में किस भाग में राजभाषा के वर्णन है? संविधान सभा के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? 13वें में, 17वें में, 23वें में, या फिर 20वें में? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 17वां। संविधान के 17वें भाग में दोस्तों राजभाषा का वर्णन किया गया है। संविधान में कुल कितने भाषा हैं जो मेंशन किया गया है? 22वां भाषा है। कुल संविधान में कितने भाषा हैं? 22 भाषा है संविधान के में अभी तक जो है ऐड किया गया है। 18वां प्रश्न हो गया। 19वां देखते हैं।
19वां प्रश्न है संविधान के किस भाग में संघ का वर्णन है। संविधान के किस भाग में, अनुच्छेद नहीं पूछ रहे यहाँ पे, याद रखना संविधान के किस अनुच्छेद में अगर पूछे भारत एवं उसके संघ तो अनुच्छेद 1 इसका करेक्ट आंसर होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में वह वर्णन किया गया है भारत एवं उसके संघ का, और नए राज्यों का स्थापना या विघटन अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। लेकिन यहाँ से सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में संघ का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 5वां में, यानी कि हम कह सकते हैं संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है, संघ का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में किसका है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का विघटन या फिर कह सकते नए राज्यों का संगठन या फिर विघटन कैसे, यानी कि नए राज्यों की स्थापना या फिर किसी को मर्ज करना हो तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, संविधान के किस भाग में संघ का वर्णन है, तो भाग 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है अस्थायी चुंबक किस लोहे का बना होता है। अस्थायी चुंबक किस लोहे का बना होता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, मृदु लोहा या फिर साधारण लोहा। तो अस्थायी चुंबक जो है दोस्तों किसका बनाता है, मृदु लोहा का बना होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक दोस्तों किसका बना होता है, मृदु लोहा का बना होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो चीज़ आपको पता भी होगी, कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ चीज़ें पता भी नहीं होगी, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं हमारा 1 से लेकर 22 तक का सीरीज, तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप रीजनिंग की भी क्लासेस देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं करंट अफेयर एंड जीके क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। और दोस्तों टेलीग्राम पर हमारे क्विज भी होता है डेली शाम को 6 साढ़े 6 बजे डेली क्विज होता है जीके का, 10 15 या 20 क्वेश्चन, जितना भी टाइम के हिसाब से टाइम मिल पाता है उस हिसाब से क्विज भी करते हैं, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी, इंस्टाग्राम का भी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।